नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। क्लास स्किल हार्वेस्ट विवरण यह उपयोगकर्ता को लक्ष्य की आत्मा और रक्त के सार को निकालने और ग्रहण करने की अनुमति देता है, जिससे वह स्वयं या दूसरों के लिए पोषण में परिवर्तित हो जाता है। कार्य सार निष्कर्षण जीवन शक्ति और ऊर्जा के केंद्रित स्रोत के रूप में रक्त के सार को निकालें। आत्मा का भक्षण आध्यात्मिक भंडार को बहाल करने और आत्मा को मजबूत करने के लिए आत्मा का भक्षण करना। बाह्य पोषण एकत्रित ऊर्जा को बाहरी लक्ष्यों तक पहुंचाना। स्मृति निष्कर्षण लक्ष्य की यादों, अनुभवों और ज्ञान को अवशोषित करना। सीमाएं लक्षित व्यक्ति मृत होना चाहिए या प्रतिरोध करने में असमर्थ होना चाहिए। मेमोरी एक्सट्रैक्शन के पूर्ण या सुसंगत होने की कोई गारंटी नहीं है। बिना शुद्धिकरण के अत्यधिक या तेजी से सेवन करने से अस्थिरता या मानसिक विकार हो सकता है। पैनल को पढ़ते हुए माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। विवरण ने सबसे पहले उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया। इसमें महारत हासिल करने का कोई स्तर नहीं है। ऐसा कुछ उसने पहले भी कई बार देखा था, लेकिन ये दुर्लभ था, बेहद दुर्लभ। अधिकांश कौशल एक स्पष्ट संरचना का पालन करते थे, प्रारंभिक, मध्यवर्ती, उन्नत और उससे आगे। इन्हें प्रशिक्षित, बेहतर और परिष्कृत किया जा सकता था। यही एक कारण था कि जागृति प्राप्त करने वाले लोग साधकों पर बढ़त बनाए रखते थे, भले ही स्तर बढ़ाने से प्राप्त आंकड़े प्रारंभिक चरणों की तुलना में अपना महत्व खोने लगे थे। सबसे बड़ा लाभ अभी भी रैंक उन्नति खोज में था। सभी जागृत व्यक्तियों को बस अपनी रैंक क्षमता को चरम सीमा तक निखारना था। खोज स्वीकार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए अपने रैंक स्तर को चरम सीमा तक बढ़ाना था, खोज को पूरा करना था और फिर उन्नति प्राप्त करनी थी। इसे आसान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन साधकों की तुलना में ये काफी बेहतर था। आखिरकार केवल इसलिए कि कोई साधक उन्नति की तलाश में है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे वह मिल ही जाएगी। जागृत लोगों का समय कहीं बेहतर था, हालांकि उनकी अपनी कुछ कठिनाइयां भी थीं। माइकल अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुक गया, सोचते हुए उसकी उंगलियां हल्के से आर्मरेस्ट पर थपथपा रही थीं। महारत के स्तर के बिना कौशल के लिए नियमों का एक अलग समूह था। यह तो उनकी सीमाएं सीधे उपयोगकर्ता की समझ, नियंत्रण और अनुप्रयोग से जुड़ी थीं, जिसे देखने के नजरिए के आधार पर एक लाभ के रूप में गिना जा सकता था, या उनमें अंतर्निहित निश्चित सीमाएं थीं। ठीक डिटेक्ट स्किल की तरह उस कौशल से केवल 20 स्तर ऊपर तक के लक्ष्यों की जानकारी ही मिल सकती थी। उससे आगे की जानकारी अनिश्चित ही रहती थी, चाहे वह कितनी भी बार उसका उपयोग करे। उन्हें यह पता नहीं था कि हार्वेस्ट किस श्रेणी में आता है। दिलचस्प। माइकल का ध्यान वापस विवरण पर केंद्रित हो गया। ये कुछ हद तक शोषणकारी है, लेकिन एक डार्क क्लास से यही उम्मीद थी। फिर भी उस कौशल ने उसे किसी परिचित चीज की याद दिला दी। लिली। जैसे ही नाम सामने आया, उसके मन में एक संबंध स्थापित हो गया। लिली के नियम में स्वयं को मजबूत करने के लिए सार को अवशोषित करने की क्षमता थी। पहली नजर में दोनों एक समान प्रतीत होते थे, लेकिन माइकल को पता चल गया था कि वे एक जैसे नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उसके नियम के अनुसार वह अपने मरे हुए साथियों की क्षमताओं की नकल कर सकता था। अगर वह चाहता तो वह इसके जरिए लिली की विधि को दोहरा सकता था। लेकिन ये कौशल कुछ अलग तरह से संरचित प्रतीत होता था, शायद अधिक व्यवस्थित। बेशक अंतर शायद उतना महत्वपूर्ण न हो। न तो उसने और न ही लिली ने अपने नियमों को गहराई से समझने के लिए उन पर पर्याप्त समय बिताया था। अब तक उन्होंने जो कुछ भी किया था वह सतही स्तर का था। उनका मुख्य लाभ वह आधार था जिसने उन्हें अपने साथियों की तुलना में श्रेष्ठ बनाया था। अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी था। माइकल ने अपना सिर हल्के से हिलाया। किसी भी सूरत में यह उपयोगी होना चाहिए। उसकी निगाहें एक बार फिर पैनल पर टिक गईं। दुर्भाग्यवश कौशल का परीक्षण करने के लिए आसपास कोई उपयुक्त वस्तु नहीं थी। शोजो थी, लेकिन वह लगभग एक देवता समान थी। माइकल का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने तुरंत इस विचार को त्याग दिया। उस तरह की चीज का प्रयोग के लिए करना न केवल व्यर्थ था, बल्कि खतरनाक भी था। मृत्यु के बाद भी उस स्तर के प्राणी को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। एक भी गलत कदम और उससे होने वाले परिणाम मामूली नहीं होते। ये कुछ वैसा ही था जैसे किसी मरे हुए सांप के आसपास लापरवाही नहीं बरती जा सकती, क्योंकि मरने के कुछ मिनट बाद भी वह अपनी सहज प्रवृत्ति से किसी को जहर दे सकता है। माइकल पूरी तरह से कुर्सी पर पीछे झुक गया और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मैं थोड़ा इंतजार करूंगा, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें लगा कि पहले कमजोर लक्ष्यों पर कौशल का परीक्षण करना, अपनी दक्षता को बढ़ाना और फिर धीरे धीरे उच्च स्तर पर आगे बढ़ना बेहतर होगा। इसका एक और कारण भी था। माइकल ने योजना बनाई थी कि ज्येष्ठ मृत शोजो की चेतना को खा जाए। शक्तिशाली प्राणियों की बुद्धि बुद्धिमान जातियों की बुद्धि से भिन्न नहीं थी। मुख्य अंतर उनकी जाति का था। एक पौराणिक स्तर के प्राणी के रूप में माइकल को लगा कि शोजो को मूल्यवान यादें सहेज कर रखनी चाहिए। कौन जाने, शायद कहीं कोई खजाना गुफा भी हो जिसमें कई मूल्यवान चीजें हों। इस स्तर का प्राणी कम से कम कुछ सदियों तक जीवित रहा होगा, इसलिए यह संभावना अकल्पनीय नहीं थी। उन यादों के जरिए माइकल ये भी पता लगा सकता था कि एवलॉन फॉरेस्ट में कोई और खतरनाक जीव या स्थान मौजूद है या नहीं। उसे शक था कि उस क्षेत्र में शोजो से ज्यादा खतरनाक कुछ भी मौजूद है, लेकिन सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं थी। खजाने और बहुमूल्य ज्ञान के विचार ने माइकल को इतना बेचैन कर दिया कि वह चुपचाप बैठना जारी नहीं रख सका। अपनी भंडारण अंगूठी को क्षतिग्रस्त ताबूत में रखने के बाद माइकल अपने औरोरा शरीर में जेस्टर को खोजने निकल पड़ा। या यूं कहें कि जेस्टर से अपने संबंध का उपयोग करके उसे वहां बुलाने के लिए वह बैठक कक्ष की ओर बढ़ा। आपने मुझे बुलाया था, स्वामी।
परिचित आवाज सुनकर माइकल, जो सोफे पर सिर पीछे झुकाकर और आंखें बंद करके आराम कर रहा था, ने अपनी आंखें नीचे करके जेस्टर की ओर देखा। उसने मरे हुए प्राणी की उपस्थिति को उसके बोलने से पहले ही महसूस कर लिया था, लेकिन उसने बोलने के बाद ही अपना सिर उठाया। इसके बाद उसने जो देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। जेस्टर हूबहू माइकल की प्रतिकृति था। उसके चेहरे की बनावट से लेकर जबड़े और नाक की संरचना तक उसके चेहरे के हाव भाव लगभग एक जैसे थे, मानो एक ही सांचे से तराशे गए हों, बस थोड़ा कम परिपक्व होने के कारण वह एक छोटे रिश्तेदार जैसा दिखता था। लेकिन अब एक स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा था। जेस्टर के लंबे बाल, जो कभी एक समान काले थे, अब उनमें सफेद धारियां दिखाई देने लगी थी। उसके बाल उसकी पीठ पर स्वतंत्र रूप से गिरे हुए थे, थोड़े अव्यवस्थित थे, उनमें माइकल के बालों की तरह स्वाभाविक प्रवाह और जीवंतता का अभाव था। उसकी आंखें हरे रंग की जानी पहचानी छटा सबसे बड़ा अंतर थी। जहां माइकल की निगाहें तेज और जीवंत थीं, वहीं जेस्टर की निगाहें मंद प्रतीत होती थीं, मानो उन पर एक पतला पर्दा डाल दिया गया हो। हालांकि कुछ घंटे पहले जब माइकल ने जेस्टर को आखिरी बार देखा था, तब की तुलना में उसमें सबसे बड़ा अंतर यही नहीं था। विकास के बाद जेस्टर का स्तर 68 हो गया था, जो माइकल के विकास से पहले के स्तर से 3 स्तर अधिक था। अब उसका स्तर 10 स्तर कम हो गया था। आखिर हुआ क्या था? माइकल अपनी सीट पर सीधा होते हुए थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लिया। आपको क्या हुआ? उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक स्पष्ट दृढ़ता थी। बदलाव इतना स्पष्ट था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन विदूषक ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह संयम बना रहा और दिखाई देने वाले बदलावों के बावजूद उसकी मुद्रा सीधी और स्थिर रही। उन्होंने जवाब दिया, मैंने अपनी कानूनी योग्यता का उपयोग किया। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि मैंने अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारी ले ली है। माइकल की निगाहें तुरंत तेज हो गईं। उन्होंने विदूषक के नियम के विवरण को याद किया। स्वर्गीय रहस्योद्घाटन का नियम, एक ऐसा नियम जो उपयोगकर्ता को भाग्य की छिपी संरचना को संभावनाओं के एक परस्पर जुड़े जाल के रूप में समझने की अनुमति देता है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता घटनाओं, विकल्पों और परिणामों के आपसी संबंध का विश्लेषण कर सकता है, जिससे सटीक पूर्वानुमान संभव हो पाता है। गणना और सटीक नियंत्रण के द्वारा उपयोगकर्ता इन मार्गों को सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे घटनाओं को वांछित परिणामों की ओर निर्देशित किया जा सके। माइकल को याद था कि इस नियम का उपयोग करने की कीमत ये थी कि यह उपयोगकर्ता से सार तत्व की मांग करता था। सामान्य गणनाओं के लिए यह प्रबंधनीय था। क्या जेस्टर ने कुछ चौंकाने वाली योजना बना ली थी? उसके शब्दों के चुनाव को देखते हुए ऐसा होना बहुत संभव लग रहा था। व्याख्या करना। विदूषक ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। जैसा कि गुरुजी को ज्ञात है, मेरा नियम भाग्य के साथ अंतःक्रिया की अनुमति देता है। भविष्यवाणी, हस्तक्षेप, पुनर्निर्देशन, ये सभी इसके दायरे में आते हैं। माइकल ने कुछ नहीं कहा और उसे बोलते रहने दिया। जेस्टर ने बिना किसी झिझक के बोलना जारी रखा। हालांकि मेरी क्षमता की सीमा फिलहाल बहुत सीमित है। गुरु के साथ अंतिम परीक्षण के दौरान मैं केवल उन 2 व्यक्तियों को ही देख पाया क्योंकि वे मेरी इंद्रियों की पहुंच में थे। मेरी गणनाएं उसी पर आधारित थीं जिसे मैं सीधे देख सकता था। यह एक गंभीर सीमा है। माइकल ने बीच में दखल नहीं दिया। निजी उपयोग को एक तरफ रखते हुए इस तरह का प्रतिबंध मेरे कानून के महत्व को स्वामी के लिए बहुत कम कर देता है। यदि मुझे पूरी तरह से अपनी दृष्टि या इंद्रियों पर निर्भर रहना पड़े, तो इसका अनुप्रयोग उन्नत बोध क्षमता से भिन्न नहीं रह जाता। तो आपने इसे दरकिनार करने की कोशिश की? हाँ, विदूषक ने हल्के से सिर हिलाया। मैंने कानून की संरचना का गहराई से अध्ययन किया। उनकी आवाज में एकरूपता थी, लेकिन उसमें एक सूक्ष्म बदलाव था। प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभव का उपयोग करना महज एक अपरिष्कृत विधि है। यह अंतःक्रिया का वास्तविक रूप नहीं है। तो फिर क्या है? संबंध। वह शब्द हवा में लटका रहा। किस्मत के लिए नजदीकी जरूरी नहीं है, जेस्टर ने आगे कहा। इसके लिए जुड़ाव जरूरी है। किसी लक्ष्य का अनुमान उससे जुड़े पहचानकर्ताओं के जरिए लगाया जा सकता है। उसकी शक्ल की याद, कोई निजी वस्तु, कोई जाना पहचाना नाम, बार बार की मुलाकातें। जितना गहरा जुड़ाव होगा, उतनी ही ज्यादा सटीकता होगी। जैसे कि गुरु और मेरे बीच का आत्मिक बंधन। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। उसके मन में एक धुंधला, संदेहपूर्ण विचार उभरा। विदूषक। उनकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। आपने क्या किया? जेस्टर को माइकल की निगाहों में आए बदलाव का एहसास हुआ। मैं कभी भी स्वामी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उनकी आवाज शांत रही, लेकिन उसमें दृढ़ता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। माइकल ने हल्के से हाथ हिलाया। मुझे उस बात की चिंता नहीं है। और सचमुच ऐसा नहीं था। उनके पद, उनकी प्रतिष्ठा और उनके नियंत्रण की प्रकृति को देखते हुए उनके मरे हुए साथियों द्वारा उन्हें नुकसान पहुंचाने की संभावना लगभग न के बराबर थी। जेस्टर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, फिर बोलना जारी रखा। जब मुझे हमारे बीच आत्मा का बंधन महसूस हुआ तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। माइकल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी निगाहें उस पर टिकी रहीं। इसलिए मैंने इस पर और आगे शोध किया, जेस्टर ने कहा। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा और जेस्टर की धुंधली हरी आंखें हल्की सी झिलमिला उठीं। मास्टर के भाग्य का अवलोकन करते समय मैंने कुछ असामान्य बात देखी। माइकल के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी एकाग्रता काफी बढ़ गई। कई संभावित रास्ते थे, जेस्टर ने कहा, लेकिन एक रास्ता अलग था। किस तरह से अलग? अधिक उज्ज्वल। वह शब्द अस्पष्ट था। यह बाकियों से बिल्कुल अलग था, जेस्टर ने आगे कहा। मुझे यह एक बेहतरीन अवसर लगा। यही मेरा शुरुआती निष्कर्ष था। हालांकि इसकी चमक के बावजूद इसमें अस्थिरता थी। इसके स्वाभाविक रूप से घटित होने की संभावना बहुत कम थी, मानो इसे साकार होने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता हो। इससे माइकल के चेहरे के भाव बदल गए। आपने क्या देखा? जब मैंने और गहराई से अवलोकन करने का प्रयास किया तो लागत काफी बढ़ गई, जेस्टर ने कहा। निष्क्रिय अवलोकन से भी मेरे मूल शरीर से बहुत अधिक ऊर्जा निकलने लगी। इसका प्रभाव इस शरीर पर भी पड़ा।
मस्खरा बोलता रहा। दर्शन में मैंने गुरुजी को देखा। आप किसी अन्य आकृति से बात कर रहे थे। एक और आंकड़ा। हाँ, ज्येष्ठ का स्वर स्थिर बना रहा। हालांकि मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। यदि मैं इसे नहीं देख पा रहा हूं तो या तो ये किसी विशेष नियति से बंधा हुआ है या यह मेरी वर्तमान अवलोकन क्षमता से परे किसी स्तर पर मौजूद है। माइकल ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब भाव और भी स्पष्ट हो गए। विदूषक ने बोलना जारी रखा। वह आकृति मेरे द्वारा देखे गए उज्ज्वल भाग्य से जुड़ी हुई थी। मैं उसकी पहचान तो निर्धारित नहीं कर सका, लेकिन मैंने उसकी प्रासंगिकता की पुष्टि की। जारी रखें। मैंने मास्टर को उस अस्तित्व से युद्ध करते हुए देखा, जेस्टर ने कहा। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। और आप विजयी हुए, मौन। तब जेस्टर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वहीं से दृष्टि अस्थिर हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि उस परिणाम से क्या लाभ हुआ। मैं उसके आगे के परिणाम का पता नहीं लगा सका। माइकल के चेहरे पर अजीब भाव बने रहे क्योंकि उसकी निगाहें जेस्टर पर टिकी हुई थी। तो आपने हस्तक्षेप करने का फैसला किया? जेस्टर ने सिर हिलाया। मैंने उस भाग्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की क्योंकि यह फायदेमंद प्रतीत हुआ, लेकिन इसकी कीमत मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। स्पष्ट रूप से उनके बीच कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। विदूषक, माइकल ने धीमी आवाज में पुकारा, तुम तो बड़े ही शरारती मरे हुए प्राणी हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुछ पल के लिए दोनों में से कोई नहीं बोला। माइकल सोफे पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी निगाहें जेस्टर पर टिकी रहीं, लेकिन उसके विचार पहले ही कहीं और चले गए थे। पिछले 1 साल में केवल एक ही ऐसा अस्तित्व था जिसके प्रति वह अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। वह जेस्टर था। जेस्टर के उसके अमर प्राणी बनने के बाद हालात में निश्चित रूप से सुधार हुआ था, लेकिन जेस्टर के स्वभाव के कारण कभी कभी उसे परेशान करने वाला न मानना मुश्किल था। जेस्टर ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसने उसके लिए ऐसे काम किए जो माइकल खुद भी करने से हिचकिचाता। माइकल को यह बात पक्के तौर पर पता थी कि अगर वह जेस्टर को बिना किसी और निर्देश के उसके परिवार के अलावा किसी और की रक्षा करने को कहे, और अगर वह व्यक्ति अपने अंगों के बिना भी जीवित रह सकता हो, तो जेस्टर कुशलता के लिए ठीक वैसा ही करेगा। जब तक काम पूरा हो जाता, तरीका मायने नहीं रखता था। इसे निर्णय लेने वाले व्यक्ति के आधार पर अच्छा या बुरा माना जा सकता था, और हर बार माइकल खुद को किसी भी दिशा में दृढ़ता से झुकने में असमर्थ पाता था। जैसे अभी, एक ऐसे प्राणी से लड़ाई जो लगभग अर्धदेवता स्तर का है, और फिर भी जब माइकल ने परिणाम के बारे में सोचा तो उसे गुस्सा नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा वह बीच में कहीं था। भाग्य को नियंत्रित करना वास्तव में एक खतरनाक चीज है। अगर जेस्टर जैसा कोई व्यक्ति अपने वर्तमान स्तर पर ही ऐसा कुछ कर सकता है, तो उच्च स्तर के लोगों के बारे में क्या कहूं। माइकल को यकीन नहीं था कि जेस्टर ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास इस तरह की क्षमता है। इस विचार से उसके मन में एक शांत, धीरे धीरे बढ़ती बेचैनी पैदा हो गई। क्या यह संभव है कि जागृति लाने के बाद से किसी समय उसके कुछ कार्य वास्तव में उसके अपने नहीं थे? आखिरकार अगर एक लेवल 96 के राक्षस को एक निश्चित भाग्य को पूरा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, तो उसके जैसे काफी कमजोर व्यक्ति के साथ क्या किया जा सकता है? अचानक सब कुछ एक अजीब तरह से समझ में आने लगा। शोजो बेवकूफ नहीं था। फिर 4 लेजेंडरी स्टेज के एंडेज से भिड़ने का एहसास होने के बावजूद उसने लड़ना क्यों जारी रखा? भले ही शुरुआत में वह आत्मविश्वास से भरा रहा हो, लेकिन ड्रेकब्लड से लड़ाई बराबरी पर पहुंचने के क्षण ही वह पीछे हट सकता था, और माइकल उसे रोकने के लिए कुछ खास नहीं कर पाता। और उस राक्षस को पूरी तरह से दरकिनार कर दे तो क्या उसके अपने विचार वास्तव में उसके अपने थे? माइकल खुद को अच्छी तरह जानता था। उसे जोखिम लेने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह जरूरत से ज्यादा जोखिम लेना पसंद नहीं करता था। ये जानते हुए भी कि वह पौराणिक स्तर के जीवों का सामना कर सकता है, वह 96वें स्तर के किसी जीव को निशाना नहीं बनाता। वह किसी कमजोर जीव को चुनता जिससे समय के साथ कम अनुभव मिलता। अंत में माइकल खुद को गुस्सा करने के लिए मजबूर नहीं कर सका। जेस्टर ने उसकी ओर से कार्रवाई की थी और इसका परिणाम निस्संदेह उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ था। फिर भी अच्छी नीयत होने का मतलब यह नहीं है कि आप इस तरह से मनचाहा व्यवहार कर सकते हैं, माइकल ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा। विदूषक थोड़ा सीधा हो गया। इस बार तुमने हद पार कर दी। मैं तुम्हें कानून का इस्तेमाल करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करो, खासकर जब बात मेरी हो। उसकी निगाहें थोड़ी तीखी हो गईं। और अगली बार अगर मुमकिन हो तो मुझे बताए बिना इसका इस्तेमाल मुझ पर मत करना, या कम से कम अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो मुझे बता देना। माइकल ने जेस्टर को उसकी क्षमता का उपयोग करने से पूरी तरह इसलिए नहीं रोका क्योंकि वह जानता था कि परिस्थिति के अनुसार चीजें फिर से उसके पक्ष में जा सकती हैं। सड़क को पूरी तरह नष्ट करने का कोई कारण नहीं था। जेस्टर ने बिना किसी झिझक के अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ मास्टर। उनके स्वर में प्रतिरोध का कोई भाव नहीं था, केवल स्वीकृति थी। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद जेस्टर ने कहा, अगर मैं अपनी क्षमता का अध्ययन जारी रखूं तो मैं दूरी की परवाह किए बिना गुरु से संवाद करने में सक्षम हो जाऊंगा। यह देखकर माइकल की निगाहें थोड़ी सी हिल गईं। ओह, उस स्तर का जुड़ाव हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, जेस्टर ने आगे कहा। हमारे बीच आत्मिक बंधन पहले से ही मौजूद है, बस मुझे उस पर अपना नियंत्रण और निखारने की जरूरत है। माइकल के चेहरे पर संतुष्टि की हल्की सी झलक दिखाई दी। बाकी सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी जेस्टर सचमुच एक अनमोल रत्न था। अच्छा, माइकल ने सरलता से कहा। लेकिन जैसे ही वह विचार मन में बैठा, तुरंत ही एक और विचार आ गया। अगर कोई और मेरे भाग्य पर अमल करने की कोशिश करे तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? हाँ, मेरी वर्तमान क्षमता के भीतर के प्राणियों के लिए मैं स्वामी के भाग्य पर बाहरी प्रभाव को एक निश्चित सीमा तक बाधित कर सकता हूँ। इससे माइकल को हल्की सी राहत महसूस हुई, लेकिन जेस्टर यही नहीं रुका। हालांकि अगर विरोधी पक्ष मुझसे काफी अधिक शक्तिशाली है तो मैं कुछ खास नहीं कर सकता। पहले वाली संतुष्टि थोड़ी कम हो गई।
दुर्भाग्यवश जेस्टर की शक्ति बढ़ाने का एकमात्र तात्कालिक तरीका एक और विकास था, और माइकल के पास फिलहाल इसके लिए पर्याप्त विकास अंक नहीं थे। महाकाव्य स्तर पर अगले विकास के लिए काफी अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी। माइकल ने इस मामले को एक तरफ रख दिया और अपना ध्यान वापस जेस्टर की हालत पर केंद्रित कर दिया। तुम ठीक हो जाओगे, है ना? जी हाँ स्वामी जी, मेरे मूल शरीर को खर्च हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में समय लगेगा। हालांकि इस शरीर में पुनर्जीवन की पर्याप्त क्षमता है और यह कुछ ही घंटों में अपनी सर्वोत्तम स्थिति में लौट आएगा। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। और आपके स्तर? जेस्टर ने जवाब देने से पहले कुछ देर रुककर कहा, जो कुछ खोया है उसका कुछ हिस्सा तो मैं वापस पा सकता हूँ, लेकिन केवल सुधार से ही मैं अपनी पिछली ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाऊंगा। इसके लिए मुझे नए सिरे से साधना करनी होगी। माइकल एक पल के लिए रुका। कोई बात नहीं, जब तक आप ठीक से ठीक हो जाते हैं उतना ही काफी है। वैसे भी अगर जेस्टर को और शक्ति की जरूरत थी तो उसे बस समय चाहिए था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जेस्टर को कोई अपरिवर्तनीय क्षति नहीं हुई थी। वैसे भी मैंने आपको इस वजह से फोन नहीं किया था। जेस्टर ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, ध्यान से देखते हुए। माइकल ने संक्षेप में अपने इरादे बताए कि वह जेस्टर से मृत पौराणिक चरण के राक्षस की यादों को एकत्रित करवाएगा ताकि उससे ऐसी जानकारी प्राप्त की जा सके जो लाभकारी साबित हो सके। कुछ ही समय बाद जेस्टर को शोजो के शव के साथ भंडारण कक्ष के अंदर रख दिया गया। उसके बाद 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन जेस्टर ने हिरण की यादों को पूरी तरह से खा लिया, लेकिन उस विशेष दिन घटित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना यही नहीं थी। आज माइकल आखिरकार लिली को विकसित करने जा रहा था। क्या यह दुनिया सचमुच तुम्हारी उंगली में पहनी उस अंगूठी के अंदर है? लिली की आवाज में स्पष्ट अविश्वास झलक रहा था। जब उसने चारों ओर देखा, उसकी आंखें धीरे धीरे विशाल बैंगनी रंग के विस्तार पर घूम रही थीं। जैसे जैसे फेडरेशन ने अलौकिक शक्तियों के बारे में अधिक जानकारी जारी की, उसने भंडारण छल्लों के बारे में सुना था। लेकिन क्या इतनी छोटी सी चीज सचमुच इस तरह की दुनिया को समाहित करने में सक्षम थी? उसके बगल में खड़े माइकल ने हल्की सी हंसी हंसी। अद्भुत है ना? लिली ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी निगाहें आसपास के वातावरण पर टिकी रहीं। ऊपर का आकाश सचमुच आकाश नहीं था, फिर भी वह अनंत तक फैला हुआ था, बैंगनी और गहरे नीले रंग के बदलते रंगों से रंगा हुआ। सूर्य नहीं था, फिर भी प्रकाश था। ये तो हास्यास्पद है। मुझे लगा था कि ये सिर्फ फैशन के लिए है, लिली ने धीरे से बुदबुदाया। इससे माइकल को हंसी आ गई। लिली के लिए अंगूठी हमेशा से महज एक और आभूषण ही थी। आखिरकार उसके बारे में बाकी सब चीजों की तुलना में अंगूठी शायद ही कोई खास चीज थी। कल ही उसे पता चला था कि उसके बड़े भाई के शरीर पर टैटू है। हालांकि उसे वे टैटू सुंदर और रहस्यमय लगे, फिर भी थोड़ी शरारत करते हुए उसने अपनी मां को बता दिया। लेकिन जब वे दोनों वापस आए तो उन्होंने माइकल को बेदाग और साफ सुथरा पाया। लिली को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये कैसे किया, और अपनी मां से खूब डांट खाने के बाद उसने उससे तरीका बताने की गुहार लगाई, लेकिन उसने मना कर दिया। ये लड़का सारी अच्छी बातें अपने तक ही रखना पसंद करता था। लिली दबी हुई उत्तेजना के साथ आसपास के वातावरण का अवलोकन करती रही। माइकल की क्षमताओं से जुड़ी जिन तरह की स्थितियों को वह अवचेतन रूप से मानती थी, उनकी तुलना में यह जगह अप्रत्याशित रूप से सुंदर थी। माइकल धीमी गति से आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे उसकी प्रतिक्रिया मनोरंजक लगी। सच तो यह है कि लिली को यहाँ पहली बार नहीं लाया गया था, लेकिन ये पहली बार था जब वह इसे देखने के लिए होश में थी। पिछली बार जेस्टर ने उसे और आंटी मिया को बेहोश कर दिया था। वह उसे भूल गए लोगों के क्षतिग्रस्त ताबूत में भी ले जा सकता था, लेकिन वह जगह शायद आम लोगों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं थी। पर्यावरण की दृष्टि से यह बेहतर विकल्प था। पिछले कुछ दिनों में लिली और माइकल अपनी शुरुआती झिझक से उबर चुके थे और उनकी बातचीत अब पहले जैसी औपचारिक नहीं रही थी। काफी देर तक देखने के बाद लिली ने आखिरकार अपना ध्यान वापस माइकल की ओर मोड़ दिया। आपने कहा था कि आप मुझसे किसी काम से मिलना चाहते हैं। माइकल ने सिर हिलाया। बोलने से पहले वह कुछ क्षणों के लिए झिझका। क्या आप सत्ता चाहते हैं? लिली आश्चर्य से पलकें झपकाईं, फिर उसके होंठ हल्के से मुड़े। वह पंक्ति क्या है? उसने आधे अधूरे मन से उसे देखा। तुम किसी कम बजट वाले खलनायक की तरह लग रहे हो। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस उसे देखता रहा। धीरे धीरे लिली की मुस्कान फीकी पड़ गई जब उसने देखा कि उसके चेहरे पर कोई मजाक का भाव नहीं था। उनके बीच का वातावरण धीरे धीरे शांत होता गया। कुछ सेकंड बाद लिली ने धीरे से सांस छोड़ी, उसकी निगाहें थोड़ी नीचे झुकी और फिर ऊपर उठ गईं। हाँ, इस बार उनकी आवाज में हास्य का कोई अंश नहीं था। मैं करता हूँ। उसने बोलने में जल्दबाजी नहीं की। तुम और जेस्टर बहुत मजबूत हो। उसकी आवाज में ईर्ष्या का कोई भाव नहीं था। आप जैसे लोगों का आसपास होना बहुत अच्छा लगता है। उसकी उंगलियां उसके बगल में थोड़ी मुड़ी हुई थीं। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। माइकल ने बीच में दखल नहीं दिया। मुझे यह महसूस करना अच्छा नहीं लगता कि मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे खड़ी रह सकती हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। जैसे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बस तुम पर ही निर्भर रहूंगी कि तुम इससे निपट लो। उसकी निगाहें एक बार फिर उससे मिलीं। मैं हमेशा वही व्यक्ति नहीं बनना चाहता जिसकी रक्षा की जाए। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। माइकल ने कुछ पल उसे निहारा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझ पर भरोसा करने में कोई बुराई नहीं है। उनकी आवाज शांत थी। अगर मुझ पर नहीं तो आप किस पर भरोसा करेंगे? लिली ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माइकल ने आगे कहा, अपनी खुद की ताकत चाहना भी कोई बुरी बात नहीं है। उनकी मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। अगर कुछ है तो ये बेहतर ही है। इससे उसके चेहरे के भावों में कुछ राहत मिली। फिर माइकल ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। वैसे, लिली ने पलकें झपकाईं। क्या? माइकल की मुस्कान थोड़ी और चंचल हो गई। क्या आप हमेशा से इसके पीछे का रहस्य जानना नहीं चाहते थे? उसने हल्के से अपनी ओर इशारा किया। लिली ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं।
तुम्हारा चेहरा। माइकल ने इससे इनकार नहीं किया। इंतजार। उसके चेहरे के भाव बदल गए। तुम मुझे बता रहे हो? माइकल ने बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। लिली उसके रहस्यमय रवैये से परेशान थी। ऐसा कोई नहीं था जो सुंदरता की चाहत न रखता हो, चाहे पुरुष हो या महिला। किसी को भी खुद को बुरा होते देखना और सिर्फ इसलिए अवसर खोते देखना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें पर्याप्त आकर्षक नहीं माना जाता था। चाहे लोग इसे स्वीकार करें या न करें, यह मायने रखता था। और लिली भी इसका अपवाद नहीं थी। वह अभी छोटी थी लेकिन उसे सुंदर चीजें पसंद थीं। अफसोस की बात यह थी कि उसकी मां ने उसकी कई गतिविधियों पर रोक लगा रखी थी। जब भी लिली ने अपनी कुछ सहपाठियों की तरह मेकअप करने की इच्छा का जरा सा भी संकेत दिया तो उसे तुरंत उसी वाक्य से चुप करा दिया गया। तुम अभी छोटे हो, बहुत छोटी उम्र, बहुत छोटी उम्र, बहुत छोटी उम्र। लिली ने इसे इतनी बार सुना था कि उसके कान लगभग छिल गए थे। इससे स्थिति और भी बिगड़ गई क्योंकि माइकल का चेहरा मशहूर होने के बाद से उसके तथाकथित सहपाठी अचानक बहुत मुखर हो गए थे। क्या आपको यकीन है कि आप खून के रिश्ते से संबंधित हैं? वो चेहरा तो हद से ज्यादा है। वह बहुत ही आकर्षक है। लिली को अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया था कि उनका क्या मतलब था। उनका मतलब क्या था? बहुत नाजुक। और क्या आप खून के रिश्ते से संबंधित थे? क्या वह भी ठीक नहीं थी? वह शायद बेहद खूबसूरत न हो लेकिन देखने में तो प्यारी थी ही। और उसकी उम्र तो सिर्फ 16 साल थी। लोग उससे और क्या उम्मीद करते थे कि वह कैसी दिखेगी। अंत में वह केवल अपने अनकों से ही खुद को तसल्ली दे सकती थी। यही उसका आखिरी सहारा था। जहां दूसरे लोग दिखावे की चिंता में समय बिताते थे, वहीं वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करती थी। इसका भी कुछ महत्व तो होना ही चाहिए। दुर्भाग्यवश वास्तविकता अनुकूल नहीं थी। कक्षा में पहला स्थान ज्येष्ठ, दूसरा स्थान कक्षा की सबसे सुंदर लड़की, तीसरा स्थान कक्षा का सबसे आकर्षक लड़का। लिली ज्येष्ठ की मदद से ही 5वें स्थान पर टिकी रही, शीर्ष 3 में भी नहीं। अगर माइकल को ये सब पता होता तो वो तिरस्कार से नाक सिकुड़ता और उन्हें गंवार कहता। ये बात छोड़ दे कि वे इतनी कम उम्र में ऐसी बातों पर ध्यान देने लायक नहीं थे, तो भला उनमें परियों के मुकाबले सुंदरता की क्या ही गुंजाइश थी। बूढ़े परियां भी मॉडलिंग करने लायक लगती थीं। ये तो सिर्फ गंवार होना भी नहीं था, ये तो पूरी दुनिया के गंवार थे। तुम सच में बहुत परेशान करने वाले हो, जानते हो ना। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। माइकल ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। क्योंकि मैं अच्छी दिखती हूँ। इसे जोर से मत बोलो। लिली तुरंत भड़क उठी। उसके कान थोड़े लाल हो गए। उसने अपनी बाहें मोड़ ली और दूसरी तरफ देखने लगी। फिर भी उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसकी निगाहें धीरे धीरे वापस उस पर टिक गईं, इस बार पहले से कहीं अधिक केंद्रित थी। तुम्हारा रहस्य क्या है? वैसे तो मुझे इसकी खास परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। माइकल ने हल्की सी हंसी हंसी, फिर उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। आपको सबसे पहले एक बात जान लेनी चाहिए। लिली की मुद्रा सहज रूप से सीधी हो गई। क्या इससे दर्द होगा? लिली की आंखों में जिज्ञासा तो गायब नहीं हुई, लेकिन उसके तुरंत बाद सावधानी भी दिखाई देने लगी। किस तरह से चोट लगी? माइकल ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे बस इतना पता है कि तुम इसे इतनी आसानी से नहीं भूलोगे। इससे कोई फायदा नहीं होगा। लिली के होंठ फड़कने लगे। उसकी दर्द सहने की क्षमता कम नहीं थी। जेस्टर के प्रशिक्षण की बदौलत वह पहले ही काफी दर्द सहन कर चुकी थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे दर्द पसंद था, खासकर अनजान दर्द। ठीक कितना दर्द होता है? उसने जोर देकर पूछा। एक योग्य प्रकार का। लिली चुप हो गई। ये बात बिल्कुल भी आश्वस्त करने वाली नहीं थी। कुछ पल के लिए वे दोनों वहीं खड़े रहे। लिली के चेहरे पर थोड़ी सी हलचल हुई, उसके भावों में झिझक झलकने लगी। उसे सुंदरता पसंद थी, सचमुच, लेकिन दर्द एक अलग ही मामला था। उसने कुछ पल के लिए नजरें फेर ली, मानो वह खुद से जूझ रही हो। फिर उसने वापस उसकी ओर देखा। अच्छा, उसकी आवाज में हट का भाव था। मुझे अभी इसकी चाहत रहेगी। माइकल ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। ओह, लिली ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई। यह इतना बुरा नहीं हो सकता। ये कहते हुए भी उसकी आंखों में संदेह की झलक थी, लेकिन उसने अपनी बात वापस नहीं ली। उसे ये भी यकीन नहीं था कि माइकल बिना किसी वजह के उसे चोट पहुंचाएगा। अगर उसने कहा कि दर्द सहना ठीक है, तो जरूर कोई वजह होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह शायद सत्ता पाने की उसकी पहली इच्छा से जुड़ा हुआ था। अगर वह अब डरी हुई दिखती तो क्या यह इस बात को स्वीकार करने जैसा नहीं होता कि उसका पहले दिया गया जवाब सिर्फ शब्दों का खेल था। लिली कमजोर होने का दिखावा नहीं करना चाहती थी। माइकल की मुस्कान थोड़ी नरम पड़ गई। अच्छा, जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, हवा में खून की एक बूंद दिखाई दी। शांत रहो, माइकल ने कहा और खून की बूंद को लिली के माथे से 1 इंच पहले रख दिया। यह उसके रक्त का एक बहुत छोटा सा अंश था। हालांकि यह उसके मूल शरीर और का रक्त नहीं था, बल्कि उसके जन्मभूमि के शरीर का रक्त था। कुछ ही महीनों में लिली अपनी पहली जागृति की रस्म निभाने वाली थी। अगर माइकल कहता कि उसे कोई उम्मीद नहीं है, तो वह झूठ बोल रहा होता, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह अवसर कितना दुर्लभ है। इसीलिए उसने ये योजना बनाई थी। उत्पत्ति लोक में मौजूद शरीर को उत्पत्ति की इच्छा या जो भी जागृति प्रणाली को नियंत्रित करता था, उसके द्वारा आकार दिया गया था। लिली को उस शरीर के रक्तसार के साथ मिलाने से कुछ अप्रत्याशित परिणाम सामने आ सकते थे। उन्हें इस बात पर ज्यादा भरोसा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था। वैसे भी उनका खून एक असाधारण पदार्थ था जो परिणाम चाहे जो भी हो, लिली की नींव को मजबूत करने में सक्षम था। लिली पर वशीकरण कौशल का प्रयोग करने के बाद माइकल अगले चरण की ओर बढ़ा। असाधारण पदार्थ से युक्त मानव का पता चला। क्या विकास के लिए इसका सेवन करना आवश्यक है?
इस विधि और साधारण विलय में अंतर ये था कि विलय केवल लक्ष्यों को मिलाकर एक मिश्रण बनाता था, और यद्यपि यह व्यक्ति को सशक्त बना सकता था, ये स्वयं का किसी उच्चतर रूप में विकास नहीं था। माइकल केवल अपने रक्त को लिली के साथ मिलाना नहीं चाहता था, वह उसे विकसित करना चाहता था। तैयार हो जाओ, माइकल ने लिली से कहा, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उसने विकास की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपनी प्रतिभा को सक्रिय कर दिया था। आदेश दिए जाने के क्षण ही उनके चारों ओर का शांत बैंगनी आकाश हल्का सा कांप उठा, क्योंकि हर दिशा से ऊर्जा का प्रवाह उमड़ पड़ा और वह लिली की ओर तेजी से बढ़ने लगी। जैसे ही लिली ने पहली बार इसे अपनी त्वचा से स्पर्श होते हुए महसूस किया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वह एक शब्द भी पूरा कर पाती, उस पर ऊर्जा का तीव्र प्रहार हुआ। उसका शरीर थोड़ा ऊपर उठ गया, उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकली और पल भर में उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। ये बहुत तेज रोशनी थी। क्या? लिली ने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। फिर अचानक ही एक तेज दर्द ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। आह! उसके गले से एक तीखी, दिल दहला देने वाली चीख निकली। माइकल का हाथ अनजाने में कस गया। वह कोई निर्मम, उदासीन व्यक्ति नहीं था। लिली को दर्द से चीखते देख उसका दिल दुख से भर गया। अनगिनत मरे हुओं को विकसित होते देखने के बावजूद धीरे धीरे उसके मन में संदेह घर कर गया। अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? जब उसने एक साथी इंसान को विकसित किया था, तब भी उसे इतनी चिंता नहीं हुई थी। तब वह खुद को समझा पाया था कि अगर जीवित नहीं रहा तो ये बस उसका भाग्य था। लिली के प्रति वह वैसी ही उदासीनता महसूस नहीं कर पाया। उसके चारों ओर मौजूद माना की लहर और भी तेज होती जा रही थी, और उसकी चीखें लगातार जारी थीं। कुछ मिनट बीत गए, अंततः ऊर्जा का हिंसक प्रवाह धीमा होने लगा। लिली की आकृति को निगलने वाली चकाचौंध भरी रोशनी उसकी चीखों के साथ साथ मंद पड़ने लगी। लिली का चेहरा आखिरकार सामने आते ही माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह जमीन पर बेजान पड़ी थी, वह बेहोश हो गई। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी, उसके सीने में तनाव थोड़ा कम हो गया। अपने अमर उपचारक कीड़े के गुण की नकल करते हुए माइकल ने लिली के शरीर में थोड़ी सी जीवन शक्ति डाल दी। 5 मिनट बाद लिली ने अपनी आंखें खोली। उसकी पलकें हल्की सी फड़फड़ाईं, फिर उसकी नजरें एक जगह टिक गईं। एक पल के लिए वह असमंजस में ऊपर बैंगनी आसमान को देखती रही। मैं कहाँ हूँ? उसकी आवाज कमजोर थी और उसमें घबराहट के भाव झलक रहे थे। उसके बगल में खड़े माइकल ने अपने सीने में जमा सारा तनाव आखिरकार दूर होते हुए महसूस किया। फिर मानो कुछ हुआ ही ना हो, उसने अपनी बाहें मोड़ी और सहजता से बात करने लगा। क्या एक छोटी सी झपकी तुम्हारी याददाश्त मिटाने के लिए काफी थी? तुम इतने नाटक क्यों कर रहे हो? अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। लिली ने उस परिचित आवाज को सुनकर पलकें झपकाईं। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। हाल की यादें ताजा होते ही उसकी आंखों से धुंधलापन छट गया। वह एक ही झटके में उठ खड़ी हुई। ये बहुत दर्दनाक था। बिना किसी झिझक के लिली माइकल पर झपटी। माइकल हल्के से एक तरफ हट गया और लिली ने अपनी मुट्ठी से हवा में वार किया। लिली रुकी नहीं, वह तेजी से मुड़ी। उसका शरीर लगभग सहज रूप से हरकत में आया और उसने एक और वार किया। माइकल की आंखें थोड़ी सी झपकी। दिलचस्प, उसने अपना वजन दूसरी तरफ मोड़ा और उतनी ही आसानी से दूसरे हमले से बच गया। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों तेजी से एक दूसरे से बातचीत करते हुए उस स्थान पर इधर उधर घूमे। एक आम आदमी की नजर में उनकी गतिविधियों को समझना मुश्किल होता। जब वे एक दूसरे पर दांव लगा रहे थे, माइकल चुपचाप अपने चचेरे भाई की विकास के बाद की स्थिति का अवलोकन कर रहा था। उसकी ताकत बढ़ गई थी। इसकी उम्मीद तो थी ही। उच्च कोटि के मनुष्य साधारण मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। और फिर उसकी उपस्थिति थी। उसे संपूर्ण मानक पैकेज प्राप्त हुआ था। हरी आंखें, लंबे बाल, उसकी त्वचा पर एक हल्की कोमल चमक आ गई थी, जो बैंगनी रोशनी में लगभग दमक रही थी, जिससे उसे एक रहस्यमय आभा मिल रही थी। माइकल के होंठ हल्के से मुड़े। उसी समय उसे उसके भीतर जीवन शक्ति का एक छोटा सघन केंद्र महसूस हुआ। यह अरोरा के नाइट पथ का चिन्ह था, एक जीवन बीज। लिली अब पूरी तरह से उस पर कदम रख चुकी थी। दूसरी ओर लिली ने अपने अंदर आए बदलावों को तुरंत महसूस नहीं किया। पहले तो वह माइकल को मारना चाहती थी, लेकिन अगले हमले में उसका व्यवहार अनजाने में उन तरीकों के अनुरूप हो गया जो जेस्टर ने उसे महीनों के प्रशिक्षण के दौरान सिखाए थे। अंत में जब उसने देखा कि वह लाख कोशिश करने के बावजूद माइकल के चेहरे से मुस्कान नहीं मिटा सकती, तो उसने हार मान ली। जैसा कि उम्मीद थी, उसकी चचेरी बहन अभी भी उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। माइकल ने बोलने से पहले कुछ पल उसे देखा। आपको कैसा लगता है? लिली ने तुरंत अपना मुंह खोला, स्पष्ट रूप से फिर से शिकायत करने के लिए तैयार थी। तभी उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपना हाथ देखा और उसमें अपार शक्ति का अनुभव किया। उसने अपने अंगों को हिलाया और तुरंत समझ गई कि कुछ बदल गया है। साथ ही उसके बाल भी। अब वे इतने लंबे क्यों हो गए थे? यह उद्धरण चिन्ह। उसने एक बार फिर माइकल की ओर देखा। इस बार उसके चेहरे पर अलग भाव थे। माइकल ने उसे सवाल पूछने का समय नहीं दिया और इसके बजाय उसे अपनी नई शक्ति को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण दिया। जब वह पूरी तरह संतुष्ट हो गया, तभी उसने लिली को भंडारण घेरे से बाहर निकाला। लेकिन पहले कुछ शब्द कहे बिना नहीं। वह अपनी प्रतिभा के बारे में बात नहीं करना चाहता था, भले ही अब लिली पर उसका काफी प्रभाव था, चाहे वह उसे वश में करने की कला से हो या उसके खून से। लेकिन उसके बड़े भाई होने के नाते उसे लगा कि उसे लिली को आश्वस्त करने के लिए कुछ कहना जरूरी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए यही रहूंगा। माइकल, जिसने बहुत कुछ झेला था, भी अपने शब्दों पर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। इसलिए उसने लिली को जवाब देने का एक पल भी नहीं दिया और उसे बाहर भेज दिया। लिली के साथ फिलहाल का काम खत्म करने के बाद माइकल दिन के दूसरे महत्वपूर्ण मामले की ओर मुड़ गया।
शोजो से निकाली गई यादों को समझने में जेस्टर को पूरे 3 दिन लग गए थे। चूंकि जेस्टर अभी भी भंडारण घेरे के अंदर था, इसलिए माइकल उसे ढूंढने के लिए वहीं गया। पिछली बार जब जेस्टर ने टुकड़ों में जानकारी दी थी, उसके विपरीत इस बार माइकल ने उससे एक ही बार में सारी जानकारी देने को कहा। चूंकि उसे राक्षसी अलौकिक शक्तियों से यादें भी चाहिए थीं, इसलिए उन्होंने पूरा दिन आदान प्रदान में बिताया। यह एक सुखद प्रक्रिया नहीं थी। किसी दूसरे व्यक्ति की यादों को सीधे सुनना उन्हें किसी और से सुनने से बिल्कुल अलग था। जानकारी संदर्भ और संवेदनाओं के साथ आती थी। ऐसी धारणाएं जो उससे संबंधित नहीं थीं, उसके अपने विचारों के साथ मौजूद होती थीं और उन्हें व्यवस्थित रखने के लिए सक्रिय प्रयास की आवश्यकता होती थी। शोजो के 1000 वर्षों के संचित अनुभव और राक्षसी अलौकिक शक्तियों के कई शताब्दियों के अनुभव को बिना किसी स्पष्ट या प्रयास के स्थानांतरित करना संभव नहीं था। जब तक उनका काम खत्म हुआ, माइकल चुपचाप बैठकर खुद को आराम देने लगा और उसने जेस्टर को भी स्टोरेज रिंग से बाहर भेज दिया। दूसरी ओर जेस्टर वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद जिज्ञासावश तुरंत लिली को ढूंढने निकल पड़ा। हालांकि रिंग में रहने के दौरान उनके बीच की दूरी कम नहीं थी, लेकिन जेस्टर की तेज इंद्रियों ने उनके स्थान का पता लगाने में कामयाबी हासिल की। दुर्भाग्यवश माइकल से संक्षिप्त चेतावनी मिलने के कारण वह पूरी प्रक्रिया का अवलोकन नहीं कर सका। लिली को ढूंढकर, जिसका कमरा खुला था, जेस्टर ने देखा कि वह दर्पण में अपनी ही छवि में मग्न थी। वह अपने काम में इतनी मग्न थी कि उसने जेस्टर को बिल्कुल भी नहीं देखा था। तारांकन। हालांकि शोजो की खजाने की गुफा का विचार उसके मन में लगातार बना हुआ था, लेकिन माइकल ने इसे कुछ समय के लिए अलग रख दिया। सबसे अधिक तात्कालिक उपयोगी सामग्री राक्षसी अलौकिक शक्तियों की यादें थीं। स्थानांतरित की गई हर चीज का पूर्ण पाचन वह थोड़े समय में नहीं कर सकता था। इसमें समय लगेगा, संभवतः कई हफ्तों तक धीरे धीरे एकीकरण करना होगा, जिसके बाद ही अधिक स्पष्ट विवरण विश्वसनीय रूप से सुलभ हो पाएंगे। लेकिन सती परत को सरसरी तौर पर देखना संभव था। कल या ज्यादा से ज्यादा परसों तक उसे अकादमी वापस लौटना था। शैतानी गुटों की खुफिया जानकारी से भरी सूची होने के बावजूद खाली हाथ लौटना उसे व्यर्थ लगता। माइकल ने उन चीजों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया जिन्हें वह व्यावहारिक रूप से प्रस्तुत कर सकता था। अकादमी में लाने वाली जानकारी को व्यवस्थित करने के बाद ही माइकल ने अपना ध्यान शोजो की यादों की ओर मोड़ा। सच कहें तो समग्र मूल्य के संदर्भ में माइकल ने राक्षसी अलौकिक शक्तियों की यादों को अधिक महत्व दिया, हालांकि शोजो काफी अधिक शक्तिशाली थी। उस मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर आधारित था कि वे मूल रूप से किस प्रकार भिन्न थे। एक इंसान था, दूसरा एक राक्षस था। कहावत के अनुसार सभी रास्ते स्वर्ग की ओर जाते हैं, लेकिन ये कहावत भी सच्ची कि जो एक के लिए बना है वह जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी बना हो। एक राक्षस को शोजो की यादों से शायद उसी स्तर के मानव साधक की तुलना में अधिक लाभ होगा, और इसके विपरीत भी सच है। वास्तव में जब तक स्तर पर्याप्त रूप से उच्च था, लाभ हमेशा मौजूद थे, लेकिन अनुकूलता बहुत महत्वपूर्ण थी। यही कारण था कि माइकल राक्षसी अलौकिक शक्तियों की यादों को अधिक महत्व देता था। उनमें साधना की अंतर्दृष्टि, प्रगति की कठिन परिश्रम से प्राप्त समझ समाहित थी, जिसे माइकल अपने आगे के मार्ग में संभावित रूप से लागू कर सकता था या कम से कम संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकता था। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। AliExpress से खरीदें। लेकिन शोजो की यादें बिल्कुल भी बेकार नहीं थीं। इसका सबसे स्पष्ट कारण संभावित खजाना था। एक ऐसा प्राणी जो 1000 साल से अस्तित्व में था, उसने कुछ न कुछ ऐसा जरूर छोड़ा होगा जो खोजने लायक हो। कुछ समय बाद माइकल ने अकादमी में वापसी पर प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त स्थानों और सूचनाओं की एक सूची तैयार कर ली, साथ ही इस बात का उचित विवरण भी दे दिया कि उसे वे जानकारी कैसे प्राप्त हुई। ये सब तय हो जाने के बाद माइकल उस चीज की ओर मुड़ा जिसका वह वास्तव में बेसब्री से इंतजार कर रहा था। महज इसलिए कि उसने राक्षसी अलौकिक स्मृति को अधिक महत्व दिया, इसका मतलब यह नहीं था कि वह शोजो की स्मृति को कमतर समझता था। कुछ ही देर बाद माइकल के चेहरे पर उत्साह का भाव दिखाई दिया। लगता है मुझसे गलती हो गई। मुझे इसे देखना होगा। माइकल एक खजाने की गुफा की उम्मीद में अंदर गया था, लेकिन वह खुद को अधिक संभावित विकल्प के लिए तैयार कर रहा था कि शोजो के पास संसाधनों वाले स्थानों का ज्ञान होगा, न कि सीधे तौर पर सुलभ व्यक्तिगत भंडार। शैतानी अलौकिक शक्तियों की यादें भी उसी पैटर्न का अनुसरण करती थीं, जो हाथ में मौजूद चीजों के बजाय स्थानों की ओर इशारा करती थी। शोजो अलग था। गुफा वास्तविक थी और उसके अंदर मौजूद चीजों का मूल्य बहुत अधिक था। एक और महत्वपूर्ण बात जो सामने आई वह थी एवलॉन फॉरेस्ट की सत्ता संरचना की पुष्टि। जंगल में कोई अन्य पौराणिक स्तर का राक्षस नहीं था। माइकल को कोई खास हैरानी नहीं हुई। एवलॉन फॉरेस्ट विशाल था, लेकिन एक पहाड़ पर सिर्फ एक ही बाघ रह सकता था। दो शक्तिशाली प्राणी जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था, केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही एक ही क्षेत्र में सहअस्तित्व में रह सकते थे। या तो वह स्थान इतना मूल्यवान था कि दोनों उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, या फिर वे दोनों अपने से परे किसी शक्ति के प्रति जवाबदेह थे। शोजो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं था। चूंकि एक ऐसा खजाना था जिसका कोई मालिक नहीं था और जिस पर दावा किया जाना बाकी था, इसलिए माइकल ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसके विचार पूर्ण होने से पहले ही उत्पत्ति भूमि में उसका शरीर पहले से ही गतिमान हो रहा था। माइकल एवलॉन फॉरेस्ट के ऊपर हवा में प्रकट हुआ। उसके नीचे चारों ओर परिचित घना अंधेरा जंगल फैला हुआ था। उसने शोजो की यादों के आधार पर एक दिशा चुनी और गायब हो गया। कुछ देर बाद माइकल एक छोटी पहाड़ी के सामने खड़ा था, जिसकी सतह पर एक बड़ा, चौड़ा और कुछ हद तक प्राकृतिक दिखने वाला छेद खुदा हुआ था। शोजो यही रहता था, यही उसके तात्कालिक खजाने छिपे थे। माइकल को सबसे पहले जो बात चौंकाई वह थी सुरक्षा उपायों का पूरी तरह से अभाव। एवलॉन फॉरेस्ट के पूर्व अधिपति ने स्पष्ट रूप से इस धारणा पर काम किया था कि उसका अस्तित्व ही पर्याप्त सुरक्षा है। हालांकि माइकल स्वभाव से सतर्क था।
शोजो की यादों में भले ही सुरक्षा के कोई उपाय नहीं बताए गए थे, फिर भी माइकल ने चौथे दर्जे की राक्षसी अलौकिक शक्ति को बुला लिया। माइकल के शरीर पर एक टैटू उभरा और उसमें से राख निकली जिसने एक मानवाकार आकृति का रूप ले लिया और फिर गायब हो गई। वे दोनों एक साथ गुफा में प्रवेश कर गए। रास्ता ढलान की ओर जाता था। पहले तो ढलान धीरे धीरे बढ़ती थी, फिर जैसे जैसे वे अंदर जाते जाते थे वह तेज होती जाती थी। कुछ देर बाद रास्ता खुल गया। माइकल दहलीज पर रुक गया और सामने के दृश्य को देखने लगा। उसके सामने जमीन के नीचे एक विशाल खुला मैदान फैला हुआ था, जो दीवारों के किनारे किनारे उगने वाली जैव प्रकाशित घास से जगमगा रहा था। उस जगह की बनावट ने उन्हें तुरंत उस भूमिगत स्थान की याद दिला दी जहां उन्हें राइन नामक जीवित धातु मिली थी। माइकल अंदर आया और धीरे धीरे चारों ओर देखने लगा। आश्चर्यजनक रूप से ये स्थान उस रहस्यमय क्षेत्र से काफी हद तक मिलता जुलता था। माइकल के चारों ओर अलग अलग आकार की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। कुछ हड्डियां जानवरों की थीं, अन्य को वर्गीकृत करना कठिन था। वे देखने में मानव जैसी लग रही थीं, लेकिन निश्चित रूप से कहना मुश्किल था। उत्पत्ति की भूमि में अन्य जातियां भी मौजूद थीं। स्पष्ट पहचान चिन्हों के बिना केवल हड्डियों के आधार पर यह बताना मुश्किल होगा कि कौन सी जाति कौन सी थी। शोजो की कार्यप्रणालियों की समझ होने के कारण माइकल के लिए वर्तमान दृश्य आश्चर्यजनक नहीं था। जहां तक इस बात को लेकर उनकी भावनाओं का सवाल है कि एक साधारण हिरन अपने वर्तमान स्तर तक कैसे पहुंचा, माइकल केवल यही सोच सकता था कि वास्तव में एक सदी से अधिक जीने वाला कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं होता। या शायद अधिक सटीक कहावत यह थी कि पौराणिक स्तर तक पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं था, चाहे वह किसी भी प्रजाति या मूल का हो। माइकल को ठीक ठीक पता नहीं था कि उस स्तर तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, लेकिन उसे विश्वास था कि इसमें 100 साल नहीं लगेंगे। तकनीकी रूप से वह केवल एक रैंक पीछे था और अपनी वर्तमान स्थिति में भी वह काफी सरल नहीं था। यही बात राइन के लिए भी कही जा सकती है, जिसके बारे में माइकल का मानना था कि उसे भी रैंक 3 पर नहीं रुकना चाहिए। माइकल गुफा के भीतर आगे बढ़ा और अपने विचारों को उस स्मृति की ओर लौटने दिया जिसने शोजो के अतीत की समीक्षा के दौरान उसका ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया था। वह इंसान जिसे शोजो ने एक दशक पहले निगल लिया था। शोजो की याददाश्त से माइकल को पता चल गया था कि मुकाबले के समय दोनों की ताकत बराबर थी, जिसमें शोजो ने मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। लेकिन शोजो की यादों में और अब माइकल के ध्यान में इस विशेष व्यक्ति को जो बात सबसे अलग बनाती थी वह थी उसकी क्षमता। मनुष्य एक विशालकाय सर्प में रूपांतरित हो सकता था जिसमें ड्रैगन वंश के सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट अंश मौजूद थे। विशेष साधनों के अलावा केवल एक वंशानुगत योद्धा ही ऐसा कर सकता था। उत्पत्ति की भूमि में माइकल की मुलाकात केवल 2 लोगों से हुई थी। एक लायनहॉर्न शाही परिवार की विस्तारित वंशावली का सदस्य था, दूसरा एक साम्राज्य का राजकुमार रूई था। काला सर्प साम्राज्य नाम को एक तरफ रखते हुए किसी कारणवश स्मृति में बसी वह आकृति माइकल को जानी पहचानी सी लगी। उसे रूई की याद आ गई। दोनों में एक ऐसी समानता थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। आसपास के इलाकों में केवल एक ही ऐसी शक्ति थी जिसके पास पौराणिक स्तर के प्राणी थे। वह शक्ति थी काला सर्प साम्राज्य। निश्चित रूप से शोजो ने 10 साल पहले जिसे मारा था और उसके हाथों मारे गए राजकुमार के बीच कोई सीधा संबंध नहीं था, है ना। यहाँ तक कि माइकल भी अपने ही आश्वासन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। बहरहाल ये शख्सियत शोजो द्वारा संचित सबसे बड़े खजाने से भी जुड़ी हुई थी। ये खजाना उस मुठभेड़ से पहले से ही मौजूद था, लेकिन उस महान व्यक्ति के योगदान ने ही इसे वास्तव में उल्लेखनीय बना दिया था। माइकल ने खुले मैदान के केंद्र की ओर देखने के लिए मुड़ा। वहां एक स्विमिंग पूल था। यह पत्थर के फर्श में बने एक प्राकृतिक गड्ढे में रखा था जो लगभग गोलाकार था। इसके अंदर का तरल पदार्थ एक रंग का नहीं था। ये गहरे लाल, गहरे सुनहरे और केंद्र में जहां इसकी सांद्रता सबसे अधिक थी लगभग काले रंग का था। रंग आपस में मिलने के बजाय परत दर परत विकसित हो रहे थे और प्रत्येक रंग अलग अलग गहराई पर दिखाई दे रहा था। इससे निकलने वाला दबाव काफी अधिक था। माइकल ने खुले मैदान में कदम रखते ही इसे महसूस किया। साथ ही इसमें एक ऐसा आकर्षण भी था जो दबाव जितना ही शक्तिशाली था। माइकल न केवल इसे महसूस कर सकता था, बल्कि अपने बगल में खड़े उस मरे हुए प्राणी से आ रही इच्छा को भी भांप सकता था। शायद अगर लिली वहां होती तो वह सहज लालच से पहले ही कांप रही होती। माइकल जानता था कि यह पुल क्या है। संस्था का रक्त भंडार। शोजो की पद्धति ने चाहे जो भी शॉर्टकट अपनाए हो, उन्होंने इसकी नींव में ऐसी कमियां छोड़ दी थी जिन्हें केवल शारीरिक शक्ति से पूरा नहीं किया जा सकता था। शोजो के 2 सबसे लंबे ठहराव के दौर वे परिवर्तन थे जिनके लिए ऐसी चीज की आवश्यकता थी जिसे उसकी पद्धति शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। पहला चरण भव्य मंच से महान मंच तक का सफर था, जिसके लिए एक नियम को समझना आवश्यक था। दूसरा चरण उस नियम को एक क्षेत्र में बाहरी रूप देने की दिशा में उठाया गया कदम था। इनमें से किसी को भी बाहरी स्रोत से प्राप्त नहीं किया जा सकता था जब तक कि किसी ने अपना रास्ता खुद बनाने का विचार पूरी तरह से त्याग न दिया हो। सौभाग्यवश शॉर्टकट विधि से रह गई कमियों को दूर किया जा सका। ये पुल शोजो का ऐसा करने का तरीका था। रैंक 2 के शिखर से शुरू होकर जब भी शोजो किसी जीव को निगलता था, वह केवल 70% लेता था और शेष 30% को रक्त के कुंड में डाल देता था। वह कुंड केवल रक्त से ही नहीं भरा था, वह उन प्राणियों के सार का सघन मिश्रण था। ऐसा कहा जाता था कि जब तक उनके खून की एक बूंद भी बाकी रहती थी, तब तक अर्धदेवता जैसी अलौकिक शक्तियों वाले प्राणी वास्तव में मर नहीं सकते थे। माइकल को यह नहीं पता था कि यह दावा कितना सही था, लेकिन इससे यह पता चलता था कि रक्त के कुंड में निहित सार कितना महत्वपूर्ण था। कुछ हद तक इसे सार का कुंड कहना अधिक सटीक होगा। जैसे जैसे शोजो का स्तर बढ़ता गया, वैसे वैसे पूल में प्रवेश करने वाले विरोधियों की सीमा भी बढ़ती गई। वर्तमान स्तर पर पिछली शताब्दियों में जोड़े गए सभी प्रतिद्वंद्वी पौराणिक स्तर के थे, और फिर 1 दशक पहले का वो महान इंसान था। शोजो ऐसा प्राणी नहीं था जो यूं ही जीवन मरण की लड़ाई लड़ता हो। वास्तव में लगभग सभी पौराणिक स्तर के अलौकिक प्राणी इसी तरह व्यवहार करते थे।
माइकल के पास इसके पर्याप्त सबूत थे। गरिमापूर्ण चौथे दर्जे के राक्षसी अलौकिक प्राणी ने अपनी जान बचाने के लिए नरक में मौजूद दूसरे दर्जे के माइकल से बिना किसी हिचकिचाहट के भाग निकला। 15वीं मंजिल पर मौजूद रमजी बुजुर्ग भी बच निकलते अगर बिगिनिंग ने लगभग आत्मघाती कदम उठाते हुए उसे वहीं रोके न रखा होता। जो जीव इतने लंबे समय तक इस स्तर तक पहुंचने में लगे थे वे इसे हल्के में नहीं लेते थे। शोजो द्वारा उस मुकाबले को आगे बढ़ाने के लिए संभावित लाभ का आकलन जोखिम से कहीं अधिक होना चाहिए था, और उसका आकलन सही था। उस महान मानव का सार बाकी सब चीजों के साथ मिलकर तालाब में समा गया था, जिसने उसे पहले की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न रूप में बदल दिया था। ड्रैगन की रक्तरेखा चाहे कितनी भी कमजोर क्यों न हो, फिर भी उसमें असली ड्रैगन की रक्तरेखा का अंश मौजूद था। अब इसे ड्रैगन फाउंडेशन ब्लड पूल कहना ज्यादा सटीक होगा, या ड्रैगन फाउंडेशन एसेंस पूल। शोजो की महत्वाकांक्षा इस तालाब का उपयोग करके अर्धदेवता की अवस्था तक पहुंचने की थी। अगर माइकल का अस्तित्व न होता तो शोजो शायद हिरण के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से त्यागने में सफल हो जाता और एक ड्रैगन के करीब किसी चीज के रूप में उभरता। शोजो के विशेष रूप से विशेष रक्त या दुर्लभ सार वाले जीवों की ओर आकर्षित होने का भी एक कारण था। साधारण सार तत्व यहां तक कि शक्तिशाली प्राणियों से भी केवल भंडार की मात्रा में सुधार कर सकता था, लेकिन विशेष वंश, दुर्लभ संबंध और सघन भाग्य या असाधारण मूलभूत गुणों वाले प्राणी भंडार की गुणवत्ता में सुधार करते थे। कुछ चुनिंदा विशेष तत्वों से परिष्कृत एक ऐसा आधार तैयार होता है जो सफलता के क्षण में उच्चतर स्तर तक पहुंचने में सक्षम होता है, न केवल मौजूदा खामियों को दूर करता है बल्कि सफलता से उत्पन्न होने वाली संभावनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ाता है। यही कारण था कि सदियों से शोजो की रक्त में भाग्य को भांपने की क्षमता उसकी शिकार रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। ये केवल लालच या भूख नहीं थी। 10 साल पहले वह महान व्यक्ति सदियों की सबसे महत्वपूर्ण खोज था, और माइकल जिस क्षण शोजो की इंद्रियों ने उसके अंदर छिपी बात को महसूस किया, उसी क्षण से वह उससे भी कहीं बढ़कर कुछ और का प्रतीक बन गया था। जेस्टर के हस्तक्षेप के बिना भी यह अंततः माइकल पर हमला कर ही देता। शोजो अर्धदेवता बनने से बस एक कदम दूर था। यदि वह माइकल को निगलने में सफल हो जाता और साथ ही 500 वर्षों से संचित रक्त के भंडार का उपयोग करके वह शायद एक सदी के भीतर ही सचमुच देवत्व प्राप्त कर लेता। दुर्भाग्यवश एक अज्ञात प्राणी की साजिश के कारण उसका सबसे बड़ा अवसर किसी और का खजाना बन गया था। मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ी गलती पर था। पूल के सामने खड़े होकर माइकल ने धीरे से उन शब्दों को बुदबुदाया। पूल का दबाव और आकर्षण लगातार लहरों की तरह उस पर हावी हो रहा था। जब जेस्टर ने एक अवसर की बात की थी तो माइकल ने मान लिया था कि यह अनुभव अंक और स्तर में वृद्धि से संबंधित है। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ सती चीजों को देख रहा था। यह पूल ही असली अवसर था। शोजो से हुई मुलाकात और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसकी बदौलत अब वह रैंक 4 में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर था। अगले उन्नति मिशन के लिए योग्यता प्राप्त करने में बस एक स्तर की ही बाधा थी। ये जानना जरूरी है कि उनकी रैंक 3 में पदोन्नति हुए अभी मुश्किल से एक सप्ताह ही बीता था। एक नए पद पर पदोन्नत होने से लेकर अगले पद की दहलीज तक पहुंचने में एक सप्ताह से भी कम समय बचा था। माइकल ये दावा करने की हिम्मत नहीं करता था कि वह पूरे ब्रह्मांड में इकलौता उदाहरण है, लेकिन ब्रह्मांड में उसकी इस विशेष अवस्था में इतनी तेज प्रगति करने वाले बहुत कम ही लोग होने चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति मजबूत होता जाता, प्रगति धीमी होती जाती। यह कोई व्यक्तिगत सीमा नहीं थी, यह तो साधना का मूलभूत तरीका था। प्रत्येक चरण के बीच का अंतर बढ़ता गया, आवश्यक संसाधन कई गुना बढ़ गए, समझ की गहराई बढ़ती गई। जो काम शुरुआती चरणों में महीनों में हो जाता था, वही काम अगले चरणों में वर्षों, फिर दशकों और फिर सदियों में पूरा करना पड़ता था। शायद शक्तिशाली प्राणियों को लंबी आयु प्रदान करना स्वर्ग द्वारा इसकी भरपाई करने का एक तरीका था। वाह, क्या गजब का मौका था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो ये जेस्टर की किस्मत ही थी कि वो मेरा पूरा भविष्य नहीं देख पाया। अगर वो इसका अंदाजा लगा पाता तो 10 लेवल का नुकसान मामूली बात होती। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। अब सवाल यह नहीं था कि यह महत्वपूर्ण था या नहीं, सवाल यह था कि एक बूंद भी बर्बाद किए बिना इसका उपयोग कैसे किया जाए। इसका उत्तर जटिल नहीं था। इसका प्रयोग किसी मरे हुए प्राणी पर करें, चाहे विलय के माध्यम से हो या विकास के माध्यम से। उसकी सेना में मौजूद कोई भी मरे हुए प्राणी इस गुण के भंडार से लाभान्वित होगा और उनके स्वामी के रूप में यह उसकी सामूहिक शक्ति को बढ़ावा देगा। सवाल यह था कि कौन सा मरे हुए प्राणी इसके लिए सबसे अधिक योग्य था। माइकल ने ईमानदारी से इस बारे में सोचा। उस गुण की प्रकृति विशिष्ट थी, जिसका अर्थ था कि जो मरे हुए प्राणी इसे सबसे कुशलता से अवशोषित कर सकते थे, वे ही उसमें मौजूद पदार्थ के साथ सबसे अधिक जुड़ाव रखते थे। इससे विकल्प घटकर 2 रह गए, लकी और मरे हुए ड्रेकब्लड। दोनों ही ड्रैगन से मिलते जुलते जीव थे। सटीक रूप से कहें तो ड्रेक लकी तीसरे स्थान पर था, ड्रेकब्लड चौथे स्थान पर था। माइकल ने दोनों दृष्टिकोणों से इस पर विचार किया। अगर भावनाओं के आधार पर फैसला लिया जाए तो जवाब लकी होगा। लकी शुरू से उसके साथ था, हर मुश्किल में उसके साथ पला बड़ा था, और यह सोचना वाकई रोमांचक था कि यह तालाब लकी के साथ क्या कर सकता है। लकी की नस्ल के महाकाव्य स्तर तक पहुंचने की पूरी संभावना थी। हालांकि माइकल के लिए एपिक ग्रेड में आगे बढ़ने का मौका इतना आकर्षक नहीं था कि वह अपने निर्णय का आधार बना सके। अगर कोई और होता तो दीर्घकालिक लाभ को ध्यान में रखते हुए वे लकी को यह दुर्लभ अवसर देने का चुनाव करते, लेकिन माइकल को बस 1 हफ्ते तक विकास अंक जमा करने थे ताकि वह अपनी प्रतिभा के बल पर लकी को भी ऐसा ही अवसर दे सके। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी प्रतिभा लकी के वंश को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में विफल नहीं होगी। ड्रेकब्लड की कहानी बिल्कुल अलग थी। यह पहले से ही चौथे स्थान पर था। केवल पूल के दम पर शीर्ष स्थान पर पहुंचना असंभव था, क्योंकि आधारभूत सुधार और कानून में उन्नति अलग अलग समस्याएं थीं, लेकिन कई स्तर ऊपर जाना और संभावित रूप से जातिगत रैंक में सुधार करना यथार्थवादी था।
शोजो के साथ लड़ाई के दौरान ड्रेकब्लिड ने पहले ही यह साबित कर दिया था कि अपनी वंश परंपरा के कारण वह लगभग अर्धदेवता स्तर के प्राणी का प्रत्यक्ष मुकाबला कर सकता है। यदि उस वंश परंपरा को और समृद्ध किया जाए तो ड्रेकब्लिड और शोजो के बीच का अंतर उलझ जाएगा। बराबरी करने के बजाय यह उससे आगे निकल जाएगा। यही माइकल के लिए समग्र शक्ति में तत्काल और सार्थक वृद्धि प्राप्त करने का सबसे सीधा मार्ग था। उसने कुछ देर और पूल को देखा। भूमिगत रोशनी में रंगों की परतें धीरे धीरे बदल रही थीं। माफ करना लकी, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी बारी भी आएगी। माइकल ने अपना फैसला कर लिया था। खून के कुंड की ओर कोई और कदम बढ़ाने से पहले माइकल ने बाकी जगह की तलाशी लेने के लिए मुड़कर देखा। यहाँ सिर्फ हड्डियां और तालाब ही नहीं थे। शोजो ऐसा प्राणी नहीं था जो पराजित विरोधियों से मिली हर चीज को फेंक देता हो। उसने यादगार चीजें सहेज कर रखी थी। शोजो की यादों से माइकल को संगठन की कार्यप्रणाली समझ में आ गई थी। यह अपेक्षाकृत सरल था। प्रतिद्वंद्वी के स्तर के आधार पर ही शोजो लूटी हुई संपत्ति को जमा करता था। निचले स्तर की वस्तुएं हड्डियों के साथ ही फेंक दी गई थी। मैदान की जमीन पर लापरवाही से बिखरी हुई थी। माइकल ने कुछ देर के लिए इन पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। वह विशेष अनुभाग की तलाश कर रहा था। उन्हें वह आसानी से मिल गया। यहाँ वस्तुओं को इस तरह से सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित किया गया था कि पूल के अलावा उस स्थान पर कहीं और ऐसी व्यवस्था नहीं थी। माइकल उनके सामने रुक गया और देखने लगा। उसके मन में एक जानी पहचानी अनुभूति हुई। उसने इसे पहले भी 2 बार अनुभव किया था। कुछ खास वस्तुओं में उच्च श्रेणी में पाई जाने वाली वह विशेष गुणवत्ता। ये सभी उत्कृष्ट श्रेणी के खजाने थे। माइकल ने संग्रह को देखकर हैरानी से घूरना शुरू कर दिया। हालांकि शोजो की यादों से उसे इस हिस्से के बारे में कुछ अस्पष्ट जानकारी मिली थी, लेकिन उसे बस इतना ही पता चला था कि ये चीजें मूल्यवान हैं। उसे यह नहीं पता था कि ये महाकाव्य स्तर की मूल्यवान चीजें हैं। माइकल के पास खुद 2 उत्कृष्ट श्रेणी के खजाने थे, इसलिए वह निश्चित रूप से जानता था कि वह जो देख रहा था उसके बारे में वह गलत नहीं था। क्या यही नियति है? कितनी भयानक बात है। हालांकि माइकल भाग्य जैसी अवधारणा में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था। इस पर विश्वास करना लुभावना तो था, लेकिन वह ये भी समझता था कि अज्ञानता ही सुख है। कभी कभी तो अज्ञानता ही एक प्रकार की सुरक्षा होती है। क्या यही वह खजाना है जिसका इस्तेमाल उस आदमी ने किया था? माइकल की निगाहें एक खास वस्तु पर टिक गईं। ये लेजेंडरी स्टेज के मानव से संबंधित थी। बाकी वस्तुओं के बीच इसकी स्थिति भी इसे अलग बनाती थी। माइकल ने सावधानीपूर्वक उसकी ओर हाथ बढ़ाया। वह सोने की एक स्क्रॉल जैसी वस्तु थी जिस पर मंत्रों जैसे अक्षर खुदे हुए थे जिन्हें माइकल पढ़ नहीं सकता था, और उन्हें देर तक देखने मात्र से ही उसे हल्का चक्कर आने लगा था। बिना किसी झिझक के उसने उस पर डिटेक्ट स्किल का प्रयोग किया। वस्तु का नाम सम्राट का एजिस फरमान। श्रेणी उत्कृष्ट श्रेणी। इंतजार, ऐसा नहीं हो सकता। जब माइकल ने अपने स्टोरेज रिंग से एक खास वस्तु निकाली तो उसके मन में एक संदिग्ध विचार घर कर गया। ये वह खजाना था जो उसने ब्लैक सरपेंट साम्राज्य के राजकुमार रुई की हत्या करके प्राप्त किया था। वस्तु का नाम सम्राट का कवच। श्रेणी असाधारण श्रेणी। ये निश्चित रूप से हवा नहीं थी। इस बिंदु पर माइकल को पता चल गया था कि वह अब इसे संयोग नहीं कह सकता। खैर, शायद एकमात्र संयोग यही था कि पौराणिक स्तर के उस इंसान के पास संयोगवश एक ऐसी रक्तरेखा थी जो उसे सर्प में बदल सकती थी। वही रक्तरेखा जो ब्लैक सरपेंट साम्राज्य के शाही परिवार के पास थी, और उसे संयोगवश एक ऐसा ही खजाना मिल गया जैसा उसी साम्राज्य के एक राजकुमार ने इस्तेमाल किया था। वह व्यक्ति संभवतः ब्लैक सरपेंट एम्पायर से था, और उसकी शक्ति लगभग अर्धदेवता स्तर की थी, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह उनके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था। ये कहना मुश्किल है कि वह अकेला था या नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से उनमें से एक था। माइकल को ब्लैक सरपेंट एम्पायर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। अन्य क्षेत्रों में स्वयं साम्राज्य के रूप में कार्य करने में सक्षम 3 सबसे शक्तिशाली राज्य भी इस साम्राज्य की संयुक्त शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि इसमें कोई संदेह नहीं था। पौराणिक स्तर के प्राणियों की उपस्थिति के साथ उनकी शक्ति और भी अधिक थी। इसी वजह से माइकल को उनसे उलझने का बहुत डर था। रैंक 3 पर पहुंचने के बाद ही उसका रवैया काफी हद तक बदल गया था। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद क्या अब साम्राज्य एक कागजी किले जैसा नहीं रह गया है? हालांकि माइकल उस अज्ञात व्यक्ति की शक्ति का सम्मान करता था, फिर भी उसकी अनुपस्थिति से उसे थोड़ी खुशी हुई। उसके लिए साम्राज्य जितना कमजोर होगा उतना ही अच्छा होगा। ज्यादा खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी देखें। अली एक्सप्रेस। अनगिनत शानदार ऑफर आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी खरीदारी करें। अली एक्सप्रेस। समझदारी से खरीदारी करें, ज्यादा बचत करें। अली एक्सप्रेस। ऐसे खास ऑफर जिन्हें आप चूक नहीं सकते। अली एक्सप्रेस। इस तरह वह न केवल अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता था, कम से कम साम्राज्य के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में, बल्कि उसे किसी से डरने की भी आवश्यकता नहीं थी। यदि कोई उसके दरवाजे पर आने का साहस करता तो वह उन्हें दिखा देता कि लगभग देवता समान प्राणी क्या कर सकता है। हालांकि उसने अभी तक रक्तकुंड को मरे हुए ड्रेकब्लिड के साथ नहीं मिलाया था, माइकल को लगभग यकीन था कि यह उस स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा जो पौराणिक स्तर के मानव और शोजो ने अपनी मृत्यु से पहले हासिल किया था। और मरे हुए ड्रेकब्लिड ही एकमात्र रैंक 4 प्राणी नहीं था जो उसके पास था। जब तक साम्राज्य में कोई वास्तविक देवता न हो, मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही वे अपने राजकुमार की मौत का संबंध मुझसे जोड़ दें, उन्हें ही इस बात की चिंता करनी चाहिए कि कहीं वे मुझे प्रतिशोध लेने का बहाना न दे दें। जहां तक ब्लैक सरपेंट एम्पायर के पास किसी अर्धदेवता के होने की संभावना का सवाल है, माइकल का मानना था कि इसकी संभावना बहुत अधिक नहीं है। औरोरा जैसी अत्यधिक उन्नत सभ्यता में भी इन प्राणियों की संख्या बहुत कम थी। माइकल को इनकी वास्तविक संख्या का पता नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि यह संख्या बहुत अधिक नहीं थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उपडीन ने उसकी ओर से 2 रैंक 4 फेडरेशन अधिकारियों पर हमला करने का साहस दिखाया था।
अगर फेडरेशन सर्वशक्तिमान होता तो माइकल को नहीं लगता कि वह ऐसा करने की हिम्मत करती। इसकी सबसे बड़ी वजह शायद ये थी कि वह जानती थी कि फेडरेशन उस मामले में उसे कुछ नहीं कर सकता। माइकल को विश्वास नहीं था कि ब्लैक सरपेंट एम्पायर किसी भी मायने में ऑरोरा का मुकाबला कर सकता है। अपने मौजूदा संसाधनों को देखते हुए वह शायद अकेले ही उनसे लड़ सकता था। 4 रैंक 4 अनडेड और उनके पीछे हजारों रैंक 3 अनडेड। केवल वाइस डीन जैसे किसी अर्धदेवता के स्तर का प्राणी ही वास्तव में उसे हरा सकता था। इस तरह सोचकर मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। माइकल ने खुद को तब रोक लिया जब यह विचार उसके मन में पूरी तरह से बैठ भी नहीं पाया था। रैंक 4 की शक्ति अभी भी रैंक 4 की शक्ति ही थी। ब्लैक सरपेंट साम्राज्य सैकड़ों वर्षों से उस स्तर पर काम कर रहा था। उस तरह की गहराई के सामने एक अलौकिक शक्ति के रूप में उसका लगभग 1 वर्ष का अनुभव उसकी असाधारण यात्रा के बावजूद एक विनम्रतापूर्ण तुलना थी। हालांकि उन्हें यह मानना मुश्किल लग रहा था कि उनके पास एक अर्धदेवता है, लेकिन बहुत मजबूत तुरुप के पत्ते होना पूरी तरह से विश्वसनीय था। किसी भी सूरत में उनके और ब्लैक सरपेंट साम्राज्य के बीच कोई सक्रिय संघर्ष नहीं था। उनके पास अपने राजकुमार के साथ क्या हुआ था इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी, भले ही संदेह जरूर था। जब तक वे इस मामले को उनके दरवाजे तक नहीं लाते तब तक उन पर हमला करने के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास पहले से ही जरूरत से ज्यादा काम था। माइकल ने सांस छोड़ी और थोड़ा सीधा हो गया। खैर, मैं अच्छे नैतिक मूल्यों और दृढ़ सिद्धांतों वाला सज्जन व्यक्ति हूँ। मैं मुसीबत मोल नहीं लेता। माइकल ने अपना ध्यान वापस अपने हाथ में मौजूद उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली वस्तु पर केंद्रित किया। इसके अलावा 3 सितारा असाधारण श्रेणी का खजाना भी विचारणीय था। सम्राट का एजिस शील्ड एक रक्षात्मक कवच था। माना ऊर्जा के संचार से सक्रिय होने पर यह एक गुंबदनुमा अवरोध उत्पन्न करता था जो 60 सेकंड तक चरम रैंक 3 की शक्ति वाले हमलों का सामना करने में सक्षम था, जिसके बाद इसे कूलडाउन की आवश्यकता होती थी। जब तक माना की आपूर्ति होती रहती थी, इसे बार बार सक्रिय किया जा सकता था, जिससे यह एक बार इस्तेमाल होने वाला आपातकालीन उपकरण होने के बजाय एक स्थायी रक्षात्मक संसाधन बन जाता था। असाधारण श्रेणी के खजानों में इसकी रक्षात्मक क्षमता को अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। माइकल ने पहले ही सम्राट का एजिस शील्ड अपने चचेरे भाई को देने की योजना बना ली थी, और वह अभी भी ठीक वैसा ही करने की योजना बना रहा था। उन्हें इस बात की कोई वास्तविक उम्मीद नहीं थी कि लिली जागृतिकर्ता बनने में सफल होगी, और 2 महीने के भीतर यह उपलब्धि हासिल करने की तो बात ही दूर थी। फिर भी वह अब एक अलौकिक शक्ति बन चुकी थी। उसके लिए सम्राट का एजिस शील्ड एक अत्यंत विश्वसनीय सुरक्षा उपाय था। उसकी वर्तमान स्थिति के हिसाब से यह जरूरत से ज्यादा ही था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन माइकल ने कभी भी इस विचार को पूरी तरह से नहीं माना था कि सुरक्षा को वर्तमान आवश्यकता के अनुसार ही तय किया जाना चाहिए। बेहतर है कि उसके पास कुछ ऐसा हो जो उन सभी चुनौतियों का सामना कर सके जिनका उसे कभी सामना करना पड़ सकता है, बजाय इसके कि कुछ ऐसा हो जो ठीक उसी समय विफल हो जाए जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षा कवच आवश्यक माना ऊर्जा की सहायता से अधिकतम 60 सेकंड तक चरम रैंक 3 के हमलों का सामना कर सकता था। लिली की वर्तमान स्थिति और जिस दुनिया में वह काम कर रही थी, उसमें यह कवच उसे भविष्य में आने वाली लगभग हर चुनौती से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त था। और अगर किसी तरह वह जागृति समारोह में सफल हो जाती है और भविष्य में जागृत करने वाली बन जाती है, तो इस वस्तु की उपयोगिता कम नहीं होगी, बल्कि ये और भी बढ़ जाएगी। असाधारण श्रेणी के उच्च स्तरीय रक्षात्मक खजाने तक पहुंच रखने वाली जागृत करने वाली को यह आगे के चरणों में भी उपयोगी लगेगी। माइकल ने शील्ड को अपने हाथ में एक बार पलटकर देखा और फिर उसे वापस अपने भंडारण स्थान पर रख दिया। उसने अपना ध्यान फिर से उस उत्कृष्ट श्रेणी की वस्तु पर केंद्रित किया। चूंकि इन दोनों पर सम्राट का कवच लिखा है, इसलिए यह वास्तव में वस्तुओं का एक सेट हो सकता है। मुझे आश्चर्य है कि बाकी वस्तुएं साम्राज्य में हैं या कहीं और बिखरी हुई हैं। उच्च कक्षाओं में सेट आइटम मिलना असामान्य नहीं था, हालांकि पूरा सेट मिलना बिल्कुल अलग बात थी। प्रत्येक वस्तु का अपना अलग प्रभाव होता था, जो अक्सर अपने आप में ही प्रभावशाली होता था। लेकिन जब एक ही सेट की कई वस्तुओं को एक साथ इस्तेमाल या सक्रिय किया जाता था, तो उनका संयुक्त प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट हो जाता था। इन वस्तुओं के बीच तालमेल से बोनस, अतिरिक्त क्षमताएं या मौजूदा प्रभाव इस तरह से बढ़ जाते थे कि सेट की कोई भी वस्तु अकेले ऐसा नहीं कर सकती थी। सेट जितना दुर्लभ होगा, आंशिक और पूर्ण सक्रियण के बीच का अंतर उतना ही नाटकीय होगा। इस बात ने माइकल को विशेष रूप से आकर्षित किया कि फिल्म के एक दृश्य का स्तर महाकाव्य जैसा था। माइकल ने अपने हाथ में सम्राट के एजिस डिक्री को देखा और डिटेक्ट मंत्र का प्रयोग किया। वस्तु का नाम सम्राट का एजिस फरमान। श्रेणी उत्कृष्ट श्रेणी। सक्रिय होने पर यह उपयोगकर्ता से एक विस्तृत दायरे में दमनकारी शाही सत्ता का एक केंद्रित विस्फोट छोड़ता है, जिससे सीमा के भीतर सभी गैर सहयोगी लक्ष्यों के ध्यान और माना परिसंचरण में क्षण भर के लिए बाधा उत्पन्न होती है। व्यवधान की अवधि उपयोगकर्ता और लक्ष्य के बीच रैंक के अंतर के अनुसार बदलती है। समान रैंक वाले विरोधियों के विरुद्ध इसका प्रभाव लगभग 3 सेकंड तक रहता है। निम्न रैंक वाले विरोधियों के विरुद्ध इसका प्रभाव कहीं अधिक स्पष्ट होता है। माइकल ने पैनल को काफी देर तक घूर कर देखा। दमनकारी शाही सत्ता का प्रभाव अप्रत्याशित था। पिछले खजाने के प्रकार को देखते हुए उसके पास कुछ ऐसा था जो इसकी पूरक थी। इसके बजाय वह एक ऐसे आक्रामक व्यवधान उपकरण की तलाश कर रहा था जो क्षण भर के लिए एक विस्तृत दायरे में मौजूद प्रत्येक गैर सहयोगी लक्ष्य के माना प्रवाह को एक साथ बाधित कर देता था। समान रैंक के प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ 3 सेकंड की देरी तब तक ज्यादा मायने नहीं रखती जब तक कि कोई यह न सोचे कि उस स्तर पर वास्तविक मुकाबले में 3 सेकंड की देरी का क्या मतलब होता है। शक्तिशाली प्राणियों के बीच एक लड़ाई में जहां एक एक पल का आदान प्रदान निर्णायक हो सकता था, 3 सेकंड का समय छोटा नहीं था। ये वाकई प्रभावशाली है। उसने अध्यादेश को अपने हाथ में लेकर ध्यानपूर्वक पलटा। जैसे जैसे वह इस पर विचार करता गया, ये बात और स्पष्ट होती गई कि यह विशेष वस्तु उसके मरे हुए राक्षसी अलौकिक प्राणियों के हाथों में कहीं और की तुलना में कहीं बेहतर काम करेगी।
आखिरकार ये चौथे रैंक पर थी। दूसरी ओर माइकल को अपने मौजूदा स्तर के विरोधियों से निपटने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। तीसरे रैंक में खुद को अजेय बताने की हिम्मत वह नहीं कर सकता था, क्योंकि ब्रह्मांड विशाल था और इसके कोनों में कई असाधारण व्यक्ति मौजूद थे जिनसे वह कभी नहीं मिला था। लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस रैंक में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उनकी उन्नति के बाद शायद ही कोई साधारण तृतीय श्रेणी का अलौकिक प्राणी उनका मुकाबला कर पाता, चाहे वे स्वयं अगली सीमा के कितने ही करीब क्यों न हो। चतुर्थ श्रेणी में आधा कदम भी तृतीय श्रेणी के समान ही था, और यह बात एक हफ्ते से भी पहले की है। उन्नति के समय की तुलना में अब वह कहीं अधिक शक्तिशाली था और तब से यह अंतर और भी बढ़ गया था। पिछले कुछ दिन आराम के नहीं बीते थे। रैंक 3 पर अपनी श्रेणी के कारण वह अपने 20 तक मरे हुए प्राणियों को सीधे अपने शरीर पर उकेर सकता था और प्रत्येक उत्कीर्णन से एक साथ महत्वपूर्ण गुण वृद्धि प्राप्त कर सकता था। बिगिनिंग और लिली दोनों के रैंक 4 पर पहुंचने से मिली प्रतिक्रिया और इस बेतुके सप्ताह में घटी हर चीज के संचय को देखते हुए माइकल वास्तव में अनिश्चित था कि वह वर्तमान में कितना शक्तिशाली है। वर्ग मृत्यु का उत्तराधिकारी। गुण शक्ति 2158.75 1446.75 जोड़ 712। चपलता 2400.71 1598.71 जोड़ 802। संविधान 2574.92 1885.92 जोड़ 689। बुद्धिमत्ता 2620.92 2092 जोड़ 620। विशेषता अंक 517। अपनी कक्षा बदलने के फैसले की बदौलत हुई इस स्तर की प्रगति को देखकर माइकल को जरा भी पछतावा नहीं हुआ। अब चौथे दर्जे के प्राणियों के पास माइकल की तुलना में एकमात्र लाभ उनका क्षेत्र था, लेकिन गुणों के मामले में माइकल को नहीं लगता था कि वह एक वास्तविक चौथे दर्जे के अलौकिक प्राणी से कमतर है। अगर वह डायरेक्टर लिन से दोबारा लड़ता है तो अगर वह खुद को नियंत्रित नहीं करती है तो वह उसे हरा नहीं पाएगा, लेकिन अगर वह केवल रैंक 4 के शुरुआती चरण में है और उसके पास उससे कहीं अधिक उच्च गुण नहीं है तो उसे एक वास्तविक आश्चर्य का सामना करना पड़ेगा। फिर उसके एट्रीब्यूट पॉइंट्स थे जो 400 से बढ़कर 117 हो गए थे। उसकी जाति से 6 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और उसकी क्लास से प्रति लेवल 7 पॉइंट्स मिलते हैं। इस प्रकार हाल ही में लेवल अप होने पर उसे कुल 117 पॉइंट्स प्राप्त हुए थे। दुर्भाग्यवश इस सारी वृद्धि के बावजूद भले ही उसके सभी अन्य मरे हुए प्राणी रैंक 4 तक पहुंच जाएं, ये कहना मुश्किल था कि उसके गुण 3000 के अंक को पार कर पाएंगे या नहीं। एकमात्र वास्तविक उम्मीद यही थी कि उसके सभी उत्कीर्णन रैंक 4 के मरे हुए प्राणियों से भरे हों। मेरी नस्ल की वजह से देखने में मेरे गुणों की संख्या एक सामान्य इंसान की तुलना में कम लगती है, जबकि उसकी ताकत मेरे बराबर ही होती है। मुझे आश्चर्य है कि मेरी वास्तविक ताकत के बराबर होने के लिए ये संख्या कितनी होनी चाहिए, शायद 10,000 से ऊपर। साधारण प्राणियों के लिए आवश्यक अंकों की इस बेतुकी मात्रा को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कई शक्तिशाली प्राणियों को उन्नति करने में दशकों से लेकर सदियों तक का समय लग गया। माइकल जैसे असाधारण लाभ प्राप्त व्यक्ति को छोड़कर एक साधारण अलौकिक शक्ति वाले व्यक्ति के लिए इन संख्याओं तक पहुंचना लगभग असंभव था। दशकों के सावधानीपूर्वक संचय के बाद ही इसकी संभावना संभव हो सकती थी। माइकल ने आदेश को सावधानीपूर्वक रखने से पहले एक बार फिर उस पर नजर डाली। उन्होंने अपना ध्यान अन्य उत्कृष्ट श्रेणी की वस्तुओं की ओर मोड़ा। ब्लैक सरपेंट एम्पायर के लेजेंडरी स्टेज के मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए खजाने सहित श्वेजों के संग्रह में शेष महाकाव्य श्रेणी की वस्तुओं की संख्या 4 थी। उनमें से एक भाला था। उसकी लंबाई गहरे हरे रंग की थी और उससे निकलने वाला दबाव असहनीय था। इसके पास खड़े होने मात्र से ही छाती पर एक हल्का लेकिन स्पष्ट भार महसूस होता था। एक और वस्तु थी हरे रंग की छोटी सी बालों की सजावट, जो एक छोटे मुकुट के आकार की थी। अपने रंग के बावजूद ये देखने में साधारण लग रही थी। भाले की तरह इसमें कोई तात्कालिक आकर्षण नहीं था, बल्कि इसके किनारे कभी कभी हल्के से धुंधले हो जाते थे, जिससे इस पर लगातार ध्यान केंद्रित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तीसरा एक बांस का डंडा था। जहां भाला दमन का प्रतीक था और मुकुट एकांत को प्राथमिकता देता था, वहीं बांस का डंडा गर्माहट का आभास देता था। उससे निकलने वाली ऊर्जा प्रबल और निर्मल थी। चौथा एक संगीत वाद्य यंत्र था।